अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ओस्लो नॉर्वे का व्लॉग पार्ट 1 पसंद आया होगा और अब आपको ओस्लो नॉर्वे की मज़ीद जगहें घुमाते हैं पार्ट 2 के So अंदर। won't you come back, don't you be a stranger, 'cause you are a friend to me. These days get a little better with a little company. अच्छा, ओस्लो के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया। वो ये है कि ओस्लो एक काफ़ी एक्सपेंसिव शहर है। यहाँ पर जो होटल का किराया है वो नॉर्मली 2 स्टार का भी जो है ना वो तकरीबन $150 तक का है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आपका 4 स्टार होटल है वो तकरीबन से $300-350 तक का जो है ना उसका खर्चा है आपको पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ना यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉफ़ी का जो है वो भी तकरीबन है $3 to $4 की एक कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी भी महंगी है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, और खाना भी महंगा है बहुत है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एहतियात से खर्चा कीजिएगा। सेकंड चीज़ ये है कि ओस्लो के अंदर सी फूड काफ़ी पॉपुलर है। इट्स अ फ्रेश सी फूड, बट वो भी एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ज़्यादातर इनका जो सी फूड है वो एक्सपोर्ट होता है दुनिया के अंदर, तो वो लोकली काफ़ी उसको एक्सपेंसिव सेल करते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। मतलब एक वक्त के खाने की कॉस्ट आपकी कम से कम $12 तक की है यहाँ पर एक बंदे की, और इवन अगर आप नॉर्मल शवामा भी खाते हैं वो भी आपको $7-8 तक का पड़ता है यहाँ पर। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना जो खाना है वो आप साथ लेके आइए, या शवामा वगैरह, और अपना खाना लाइट रखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो क्विज़ीन है वो एक्सपेंसिव है काफ़ी अगर आप बजट ट्रैवलर है तो सही है। और मैंने अभी यहाँ पर नॉर्वे के अंदर एक सी फूड ट्राई किया था, तो उसकी कॉस्ट तकरीबन $25 थी एक बंदे की खाने की। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट टेस्टी भी था लेकिन और फ्रेश था, बट इट्स एक्सपेंसिव फॉर एनी बजट ट्रैवलर। तो यहाँ पर फ़्लाइट्स काफ़ी चीप है, यहाँ पर बसेस काफ़ी चीप है, ट्रेन काफ़ी चीप है, लेकिन रहने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर ओस्लो के अंदर। और यहाँ पर जो बाकी चीज़ें करने के लिए वो भी एक्सपेंसिव है। हर चीज़ के ऊपर जो टिकट्स वगैरह हैं वो बहुत काफ़ी हाई है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी एक जगह घूमने के लिए बहुत बेस्ट है, सही है। काफ़ी सारी जगह यहाँ पर फ्री हैं घूमने के लिए, तो घूमने के लिहाज से तो ये एक बेस्ट शहर है। तो अब हम आ चुके हैं नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के सामने, और इसको कहते हैं द स्टार्टिंग, और तकरीबन 169 पार्लियामेंटेरियंस यहाँ बैठते हैं नॉर्वे की पार्लियामेंट में। और आप देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग आर्किटेक्चर है इसका। 18th सेंचुरी में कायम हुई थी ये पार्लियामेंट, और तकरीबन 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉर्वे की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करती हैं। और देख सकते हैं आप ये बिल्डिंग, यहाँ पर इनकी पार्लियामेंट है। जो हमारे मुल्क होते हैं आप तो पार्लियामेंट के आसपास भी नहीं आपको जाने देते, लेकिन यहाँ देखिए कितना ईजी है आपका एक्सेस। और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, क्योंकि एक हेरिटेज भी है इनका, लेकिन आपका एक्सेस भी इजी है, तो आप पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह ले सकते हैं यहाँ पर इजीली। और ये जो लायन है आप दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो लायन बना हुआ है ये बेसिकली नॉर्वे की जो सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करता है ये लायन। तो और नॉर्वे बाय द वे किंगडम है अभी भी। ये डेमोक्रेसी तो है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर जो किंग है वो सिंबॉलिक है अभी भी करेंटली, और एक्टिव है बाय द वे। तो ये है इनकी पार्लियामेंट। फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने बोट क्रूज़ की लोकेशन के ऊपर, जहाँ से बोट क्रूज़ निकलेगा। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बताया है कि यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप पहले ऑनलाइन बुकिंग करें और फिर यहाँ पर आएँ, क्योंकि जो ना अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इतनी लंबी क्यू है। तकरीबन अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया हुआ क्यू, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे की क्यू है ऑलरेडी बुकिंग के लिए, जो लोग खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप अपना टूर बुक करें ऑनलाइन, उसके बाद फिर यहाँ पर आएँ। देखिए काफ़ी लंबी क्यू है यहाँ पर, और क्योंकि आज संडे का दिन है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ऑनलाइन गेट योर गाइड पे आप बुक करें अपनी टूर, और 2 घंटे का टूर काफ़ी होता है। ये आपको लेके जाता है जितने भी फ्योर्ड्स हैं, फ्योर्ड्स होते हैं ऐसी जगहें जहाँ पर डॉक करते हैं अपने शिप्स को, और वहाँ से समंदर के ऊपर एक पहाड़ों का व्यू आता है, तो उसको कहते हैं फ्योर्ड। अब आप फ्योर्ड को सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन फ्योर्ड क्या होता है। लेकिन नॉर्वे की फ्योर्ड्स दुनिया भर के अंदर मशहूर हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर जो फ्योर्ड्स हैं। तो हम लोग उन फ्योर्ड्स का टूर करने जा रहे हैं अभी, और ये यहाँ की बात मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है विज़िट करने के लिए। तो ये तमाम की तमाम बोट्स वहीं जाती हैं दिखाने के लिए, दिखाता हूँ मैं आपको।
तो चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पर। तकरीबन 1:30 बजे तक निकलेगी यहाँ से, ये 2 घंटे का टूर है और आपको पूरा अपडेट करते रहते हैं स्टोर के हवाले से। Every mile on my map leads to you. It leads to you. Every mile on my path leads to you. It leads to you. अच्छा, थोड़ा सा आपको बोर्ड का टूर भी दे दूँगा। इसके 2 डेक्स हैं, फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर। ये देखें, ये खाली पड़ा हुआ है, नीचे कोई भी नहीं बैठा हुआ क्योंकि सबको एंजॉय करना है ऊपर का फ्लोर। तो देखिए दोस्तों, पूरे 2 घंटे का ये टूर है और इस टूर के अंदर जितने भी फ्योर्ड्स है, बेसिकली फ्योर्ड्स ये लाते हैं, जो स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स और इसका व्यू आता है ना, ये लाता है। देखें अच्छा, नॉर्वे का पुराना नाम था क्रिस्टेनिया और ये जो फ्योर्ड्स हैं एज अ फोर्टिफिकेशन इस्तेमाल होते थे उस टाइम के ऊपर, ताकि बैरूनी जो हमले हुए उनसे रोका जा सके। तो जितने भी ये यहाँ पर फ्योर्ड्स हैं और जितने भी यहाँ पर आइलैंड्स बने हुए छोटे छोटे, ये सर्व करते थे एज अ अटैकिंग पॉइंट। जैसे भी कोई अटैक करने आता था तो पहले यहाँ से उसको वो रोकते थे इन आइलैंड से। ये देखिए, और अब यहाँ पर लोग आके एंजॉय करते हैं। देखिए, अब नॉर्वे वगैरह में कोई वॉर नहीं होती यहाँ पर कम्प्लीटली पीस है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं नॉर्वे की सबसे बड़े म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम के अंदर। और ये बहुत एक बड़ा म्यूज़ियम है। आई थिंक तमाम के तमाम जो इनकी आर्ट कलेक्शन है और इनकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो यहाँ प्रिजर्व्ड है। और ऊपर जाके देखते हैं, आपको दिखाते हैं चल के कि ये म्यूज़ियम कैसा है। मेरे जो पिछले ब्लॉग थे तमाम मैक्सिको के, तो उससे मैं आपको एज़टेक का म्यूज़ियम दिखाया था और तकरीबन $25 इन्होंने चार्ज किए इसके मुझे। और अब चल के देखते हैं कैसा म्यूज़ियम है ये। अब तो यहाँ पर मोस्टली मैं अपना आर्ट कलेक्शन रखा हुआ है और क्योंकि ये नेशनल म्यूज़ियम है तो जिन्होंने इनका किंगडम की जो चीज़ें थी और जिनको गिफ्ट्स कलेक्शंस वगैरह डिफरेंट किंगडम से दिए थे नॉर्वे को, वो भी आप प्रिजर्व्ड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इतनी ज़माने की पुराने ज़माने की चीज़ें रखी हुई यहाँ पर, ये देखिए। ना सिर्फ ये कि ये म्यूज़ियम आर्ट कलेक्शंस को प्रिजर्व किए हुए हैं और इनकी जो ओल्ड किंगडम के टाइम की चीज़ों को प्रिजर्व किए हुए हैं, बल्कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कल्चर था नॉर्वे का उसको भी प्रिजर्व किया गया है। जो 17th-18th सेंचुरी में यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती थी उसके कल्चर को प्रिजर्व किया गया है कि कौन कौन से उस ज़माने प्रोडक्ट्स बनते थे और आज भी चलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये इनकी मॉडर्न इंडस्ट्रियल आर्ट के सारे हिस्से हैं। ये ज़्यादातर इनकी जो मॉडर्न इनोवेशंस वगैरह हैं वो भी यहाँ प्रिजर्व्ड है। तो इनकी हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर और जो इनकी मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं, मॉडर्न इनोवेशन है, वो भी यहाँ प्रिजर्व की गई हैं। देखें कितनी नई नई किस्म की चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। ये सब की सब इस म्यूज़ियम के अंदर इन्होंने फीचर की हुई है यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे डिज़ाइन यहाँ पर आके, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप एक कंट्री के कल्चर को ओवरऑल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आके। अच्छा, यहाँ पर जो लोग रहते थे नॉर्वे के अंदर, डेनमार्क के अंदर और स्वीडन के अंदर, वो लोग ज़्यादातर कहलाते थे वाइकिंग्स, ठीक है। और उन वाइकिंग्स ने जो है काफ़ी सारे दुनिया के ममालिक से कांटेक्ट बनाए थे अपने। और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ जो वाइकिंग के ज़माने की यहाँ पर अभी भी रखी हुई हैं। जैसे कि ये एक मैप दिखाया हुआ है, जैसे कि ऑन द वे फ्रॉम नॉर्वे उनका कांटेक्ट इन इलाकों में भी था, यानी इजिप्ट वगैरह में।
और ये लोग इजिप्ट भी गए थे उस टाइम पे। ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं रोमन एम्पायर के जो यहाँ रखे हुए हैं। तो आपने देखा है कितने पुराने ज़माने का यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि जो कुछ स्कल्पचर्स मैंने देखे हैं वो 4th सेंचुरी के हैं और कुछ 3rd सेंचुरी के, कुछ 2nd सेंचुरी के हैं। काफ़ी जना ये अमेजिंग म्यूज़ियम है इस हवाले से। अब हम आ चुके हैं म्यूज़ियम के 2nd फ्लोर के ऊपर और यहाँ पर ज़्यादातर पेंटिंग्स और आर्ट का कलेक्शन यहाँ रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम जिस सेक्शन में हैं म्यूज़ियम के, वहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरह से इन्होंने अपने जो ग्लेशियर्स वगैरह थे वो डिस्कवर किए हैं और नेचर को डिस्कवर किया था अर्ली सेंचुरी के अंदर। तो मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, बड़ा अमेजिंग मैप है इस। जो भी ग्लेशियर्स की डिस्कवरी हुई है यहाँ पर, वो तमाम की तमाम यहाँ पर इन्होंने डिपिक्ट की है इस म्यूज़ियम के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ज़बरदस्त चीज़, ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा ये म्यूज़ियम का टूर है पसंद आया होगा। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए यहाँ से। और मेरे ख्याल से तो बहुत ज़बरदस्त म्यूज़ियम है ये। यहाँ पर आपको सबको आना चाहिए देखने के लिए जब आप नॉर्वे आते हैं, ओस्लो आते हैं। लेकिन जो लोग आर्टिस्ट नहीं हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग में आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे लिए आर्ट हो गई है ये, क्योंकि मैं आर्ट का कोई फ़ैन नहीं हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक जगह है ये, तो आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। लेकिन 2.5-3 घंटे यहाँ गुजारें, आपको आर्ट के अच्छे जो है वो आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जब आप आते हैं यहाँ पर, तो अगर आप आर्ट के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए यार, मुझे म्यूज़ियम से निकलने के बाद फ़ौरन क्या चीज़ नज़र आई, पाकिस्तान का फ्लैग और यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड रक्षा। वो देखिए नॉर्वे के अंदर, ओस्लो के अंदर भी आपको पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड यहाँ नज़र आ गया है फ़ौरन। ये देखिए नॉर्वे में मैंने एक बात नोट की है ख़ासतौर पे ओस्लो के अंदर, कि यहाँ पर मुसलमान बहुत ज़्यादा है। ख़ासतौर पे जो सोमाली और सूडानी जो मुसलमान हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तानी बहुत है, अरबी बहुत हैं। और अभी देखिए मैंने एक में चलते हुए बिल्कुल मेन शहर के अंदर इतनी अच्छी खासी बड़ी मस्जिद बनी हुई है कि देखिए अगर आप चाहें तो आपको हलाल खाना खाना यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको इंडियन, पाकिस्तानी, अरबी, तर्किश खाना हलाल आपको बहुत इजीली मिल जाता है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छी बात है नॉर्वे की, ओस्लो की। तो अब हम आ चुके हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, और इस डेस्टिनेशन का नाम है ओस्लो के अंदर रॉयल पैलेस। वो आपको दिखाता हूँ रॉयल पैलेस की एंट्रेंस, काफ़ी रॉयल है। देखिए इसके दोनों तरफ इन्होंने पता नहीं कौन से दरख्त लगाए हुए, लेकिन रोड पे चलते हुए आपको खुशबू आती है काफ़ी। आई थिंक लेवेंडर के दरख्त है ये, आई डोंट नो। आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट में करके बताइए, लेकिन किस चीज़ के दरख्त है ये नहीं पता। लेकिन यहाँ पर चलते हुए आपको काफ़ी अच्छी खुशबू आएगी। ये देखिए तो दोस्तों जो रॉयल पैलेस है नॉर्वे का और ओस्लो के अंदर मौजूद है, हम लोग यहाँ मौजूद है इस वक्त। ये कायम हुआ था 18th सेंचुरी के अंदर, और जो नॉर्वे किंग है वो यहाँ पर रहते हैं अभी भी। और इसके आसपास काफ़ी सिक्योरिटी सख्त होती है, और आप देख सकते हैं सामने भी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा पैलेस है, जायंट पैलेस है, सही है, और बहुत ईजिली एक्सेसिबल है भाई, कोई भी आ सकता है यहाँ पर, सही है। हमारी कंट्रीज़ के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते इतना करीब आने का किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की बिल्डिंग के। इसी के साथ साथ हमारा जो आज का ब्लॉग है ओस्लो नॉर्वे का वो ख़त्म हो रहा है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं,
आप उनको ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल को ग्रो करने के लिए इसकी बड़ी ज़रूरत होती है और व्यूज़ गैदर करने के लिए। ओस्लो एक बहुत अच्छा शहर है, आप ज़रूर आइए, और जब आप आ रहे हैं तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए आने से पहले।